अभी तक चंद्रवंश में हरिचंद तक पढ़ लिया था, हरिचंद या हमीरचंद तक। अब राजा हरिचंद ने अपने पुत्र वीणाचंद को गद्दी सौंप दी और अपना धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहने लगे। तो हरिचंद के बाद अब राजा वीणाचंद बने। वीणाचंद ने 13 वर्ष तक शासन किया। एक बहुत ही विलासी राजा थे, राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, सारा राजकाज कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दिया। तो अराजकता फैलने लगी इनके राजकाज में, और इनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, उत्तराधिकारी है नहीं, राज्य में अराजकता फैल रही है। इसका फायदा खस राजाओं ने उठाया और यहाँ इस अव्यवस्था का फायदा उठाकर खस राजाओं ने काली कुमाऊं पर इसके बाद शासन किया। बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार इन्होंने 200 वर्ष तक शासन किया, और विभिन्न लेखकों के अनुसार इन्होंने शासन किया है। किसी ने 200 वर्ष बताया, किसी ने कुछ और बताया, लेकिन एक लंबे समय तक खस राजाओं ने यहाँ शासन किया। जब खस राजा यहाँ शासन करने लगे, अब खस राजाओं में यहाँ जब लंबे समय तक इन लोगों ने शासन किया, इनके बारे में प्रामाणिक स्रोतों से कोई जानकारी नहीं है, इन्होंने क्या क्या कार्य किए। इतने लंबे समय तक शासन किया लेकिन कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली, इसलिए इनके बारे में इन्होंने क्या कार्य किए ये ज्ञात नहीं है। इन राजाओं के नाम थोड़ा कुछ राजा है, जैसे बीजड़ राजा था, उसने 20 वर्ष तक शासन किया। बीजड़ ने, इनका राजा जिनके नाम आए हैं बीजड़ 20 वर्ष। इसके बाद जाजड़, जड़, कालू, कलसू, फिर आगे जाके नागू, भागू, इस तरह से ये राजा बने। सोपाल, सोनपाल या इंद्र या ईमी तक ये बीजड़ राजाओं ने यहाँ शासन किया और बहुत लंबे समय तक शासन किया, लेकिन जानकारी इनके बारे में अधिक नहीं है, इनके कार्यों के बारे में कि क्या हुआ। अब जनता खसों से नाखुश होने लगी धीरे धीरे। जब ये राजकाज करने लगे तो इन्होंने अत्याचार करने शुरू किए, तो इनके और अधिक कर लगाने लगे, जिसकी वजह से जनता खसों से नाखुश थी। अब इन खसों के समय में जब ये सत्ता यहाँ पर इनकी स्थापित हो गई, तो जो चंद राजा बचे कुचे थे वो सब भागने लगे। जो इनके चंदों में जो उत्तराधिकारी रहे, इनके जो रिश्तेदार जो भी रहे, वो सब भागने लगे। कुछ तराई बाबर को भाग गए, कुछ अलग देशों में भाग गए, और कुछ नेपाल को चले गए। उन्हीं में से जब बीजड़ या एक खसों का जब शासन स्थापित हुआ, तो इनके अत्याचारों से परेशान होकर जनता ने संसार चंद के रिश्तेदार वीरचंद को नेपाल से बुलाया कि इनके शासन से हमें मुक्ति दिलाएगा करके। वीरचंद ने यहाँ आकर, पहले ये संसार चंद का रिश्तेदार है वीरचंद, इसने श्री सोन नामक खड़ायन को अपना मुखिया या सरदार बनाया। श्री सोन खड़ायन नामक एक व्यक्ति है, श्री सोन खड़ायन, इसको इसने अपना मुखिया बनाया। जो मेहरा, फटियाल, चौधरी, बोरा, कार्की, तड़ागी, बिष्ट, जोशी, पांडे जितने लोग थे, उनको अपने मूल पदों पर फिर से बहाल किया और सेना बनाई, धन एकत्र किया और खसों के विरुद्ध युद्ध किया और खस राजा सोपाल को हराया। वीरचंद ने उसके बाद खस राजा सोपाल को हराया और अपने पूर्वजों के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया। इस तरह से वीरचंद का देखा जाए तो इसने अपने पूर्वजों के खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया, और चंद वंश की वृद्धि में, चंद वंश को फिर से स्थापित करने में वीरचंद का बहुत बड़ा योगदान। वीरचंद के बाद त्रिलोक चंद तक जितने भी चंद राजा हुए, उनका कोई खास योगदान नहीं है। तो इसके बाद हम राजा त्रिलोक चंद की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये समय था वीरचंद से लेकर त्रिलोक चंद तक, उस समय में यहाँ पर अशोक चंद ने आक्रमण किया और कुछ स्थानों पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो लोक सेवक ने इससे संबंधित एक बार प्रश्न पूछा है, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अशोक चंद ने वीरचंद से लेकर त्रिलोक चंद तक जितने भी राजा हुए, उस समय काल में इसने आक्रमण किया और कुछ स्थानों पर इसने अधिकार स्थापित किया था, अपना आधिपत्य स्थापित किया। यह नेपाल के डोटी राज्य के दुलु का निवासी है। ये वैरात कुल का है अशोक चंद। सवड़पाल पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया शिलालेखों में इसे शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित खस देश का राजाधिराज कहा है। शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित खस देश का राजाधिराज कहा है। अब ये खस देश कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो खस देश को कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए प्रयोग किया है। अशोक चंद ने जो आक्रमण किया, इसने कुछ समय यहाँ
आधिपत्य स्थापित किया, कुछ जगहों पर इसने शासन किया। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 1191 ईस्वी में अशोक चंद्र का यहाँ शासन है, इसका उल्लेख है इस गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। 1191 ईस्वी में अशोक चंद्र का यहाँ शासन है। इसी क्रम में आगे जाके क्राचल्य देव ने 1223 ईस्वी में यहाँ आक्रमण किया और उसने भी कुछ स्थानों पर आधिपत्य स्थापित किया। 1223 ईस्वी का बालेश्वर मंदिर का जो शिलालेख है, बालेश्वर मंदिर का जो शिलालेख है वो क्राचल्य देव से संबंधित है। ये थोड़ा सा जानकारी ये चंद्रवंश की और इसके बारे में थी। अब बात करते हैं राजा त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद की बात करें तो राजा त्रिलोकचंद ने 7 वर्ष तक शासन किया और बिना युद्ध के अपना क्षेत्र विस्तार किया। क्षेत्र विस्तार में इन्होंने भीमताल में एक किले का निर्माण किया त्रिलोकचंद ने। त्रिलोकचंद के बारे में इतनी जानकारी है। इसके बाद डमरूचंद राजा बना, धर्मचंद राजा बना, उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। फिर अभयचंद राजा बना। अभयचंद के समय में चंद्रवंश का सबसे पुराना अभिलेख प्राप्त हुआ है। अभयचंद का चंद्रवंश का सबसे पुराना अभिलेख है, यह है आपका 1317 ईस्वी का। ये 1317 ईस्वी का जो अभिलेख प्राप्त हुआ चंद्रवंश का, ये सबसे प्राचीन अभिलेख है और यह अभयचंद का है। अभयचंद के बाद ज्ञानचंद राजा बनता है। ज्ञानचंद, इसको ही गरुड़ ज्ञानचंद भी बोला जाता है। इसने 45 वर्ष तक शासन किया। चंदों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा गरुड़ ज्ञानचंद है। चंदों में इसने सर्वाधिक समय तक शासन किया। यह ऐसा पहला चंद राजा है, पहला ऐसा चंद राजा है जो दिल्ली दरबार में गया था। दिल्ली दरबार में, अब यहाँ पर दिल्ली दरबार में किसके शासनकाल में गया? बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार ये मोहम्मद तुगलक के समय में गया और अजय रावत जी के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के। लेकिन जो कालखंड और बन रहा है उस आधार पर ये संभवतः फिरोज शाह तुगलक के समय में गया होगा। तो चंद्र राजा, पहला सा चंद्र राजा जो दिल्ली दरबार में गया, वहां जाकर इसने राजा से तराई में जो रोहिलों का आधिपत्य था, तराई क्षेत्र अपने लिए मांगा। अब इसको गरुड़ की उपाधि भी यहीं से प्राप्त हुई। कैसे? ये राजा शिकार खेलने गया, इसने एक तीर से ही पक्षी को मार दिया तो इसने गरुड़ की उपाधि दे दी गई। तो यह गरुड़ का उपासक होगा और इसका राज्य चिन्ह, ये गरुड़ इसका राज्य चिन्ह रहा होगा और विष्णु भगवान जी का वाहन है गरुड़, तो ये विष्णु भगवान जी का उपासक रहा होगा, यह माना गया है। तो इस तरह से इसको गरुड़ की उपाधि दी दिल्ली दरबार के सुल्तान ने और इसको तराई क्षेत्र दे दिया। इसने तराई क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया। सेरा खड़कोट जगह है, सेरा खड़कोट जगह है पिथौरागढ़ में। यहाँ के ताम्रपत्र में इसे राजाधिराज महाराज की उपाधि दी गई है। और 1418 ईस्वी, 1418 ईस्वी के गोपसा ताम्रपत्र में, 1418 ईस्वी के गोपसा ताम्रपत्र में, यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, कुजौली है पिथौरागढ़ में एक जगह, कुजौली का गांव देवराज तिवारी संकल्प वृत्ति में दान करने का उल्लेख है। 1418 ईस्वी में गोपसा ताम्रपत्र में यह बोला गया है कि जो कुजौली, पिथौरागढ़ में गांव है कुजौली, वो देवराज तिवारी को संकल्प वृत्ति में इसने दान दे दिया था। किसने? गरुड़ ज्ञानचंद ने। तो ये गरुड़ ज्ञानचंद की बात हो गई। जब, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी है कि जब तराई क्षेत्र में इसने रोहिलों को भगाने के लिए उस पर हमला किया तो इसने अपना सरदार नीलू कठायत को भेजा, नीलू कठायत को। तो अब नीलू कठायत जी के बारे में गरुड़ ज्ञानचंद ने अपने सेनापति नीलू कठायत को रोहिलों को भगाने के लिए तराई भाबर में भेजा। नीलू कठायत ने रोहिलों को तराई भाबर से भगा दिया और जब यह समाचार राजा को प्राप्त हुआ और ये राजा के दरबार में आया तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि दी। राजा ने इस नीलू कठायत को
कुमैया खिल्लत की उपाधि दी और रौत दी। रौत क्या होती है? बहादुरी के लिए जो जमीन दी जाती है, जो भूमि दी जाती है, वो रौत भूमि होती है। तो इसने बहादुरी के लिए रौत भूमि दी। 3 गांव भी दे दिए इसको, तराई भाबर में 3 गांव दिए और भी जमीन दी इसको। लेकिन इसी राजा के दरबार में एक व्यक्ति था, श्री जस्सा कमलेखी। वह नीलू कठायत से चिढ़ता था, इसका दुश्मन था। उसने राजा का खास था, राजा को बोला कि इसकी बहादुरी के लिए आपने इसको रौत भूमि दी है, तराई का क्षेत्र संभालने के लिए नीलू कठायत को तराई भाबर में भेज दिया जाए। राजा ने आदेश दे दिया, नीलू कठायत को तराई भाबर का क्षेत्र दे दिया, जिससे नीलू कठायत अप्रसन्न हो गया कि तराई के क्षेत्र में ये नहीं जाना चाहता था। तो ये राजा के और जब इसको पता चला कि राजा ने यह आदेश जस्सा कमलेखी के कहने पर किया है, जो इसका दुश्मन है, तो ये और भी गुस्सा हो गया और ये राजा के दरबार में बिना राज की पोशाक के पहुंच गया। राजा ने राज की पोशाक जो इसको दी थी, बिना उसके पहुंच गया। तो यहाँ पर जस्सा कमलेखी को और मौका मिल गया इसके बारे में बुरा भला बोलने का। उसने राजा को भड़काया और नीलू कठायत वापस घर आ गया। फिर इसकी पत्नी के साथ जो भी इसकी बातें हुई, इसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। उसने अपने पुत्र, अपने दोनों लड़के राजा के दरबार में भेज दिए कि ऐसी ऐसी बात थी करके। लेकिन उसने अपने राजा के दरबार में भेजे, वहां जस्सा कमलेखी को मिल गए, उसने उन्हें कैद कर लिया और राजा को बोला कि ये आपको मारने आ रहे थे। राजा ने आदेश दिया कि दोनों बच्चों की आंखें निकलवा दी जाए और उनको मार दिया। तो जब यह बात नीलू कठायत को पता चली, ये इसके दोनों बच्चों का नाम सूजू व बीरू है। जब यह बात नीलू कठायत को पता चली तो वह राजा उस अपने कुछ साथियों को लेके राजा पर उसने हमला कर दिया। राजा और कमलेखी, जस्सा कमलेखी भाग गए, दोनों जंगल में एक गुफा में छुप गए। इसने वहीं उनको ढूंढा, राजा को तो छोड़ दिया लेकिन श्री जस्सा कमलेखी को मार दिया। फिर उसके गांव आया, कमलेख गांव में, और वहां उसका किला भी तोड़ दिया और राजा को छोड़ दिया। फिर दोनों के बीच समझौता हो गया, लेकिन राजा ये बात भूला नहीं। दिन प्रतिदिन उसको यही रहता रहा कि इसने मेरा अपमान किया है, और लास्ट में उसने नीलू कठायत को मरवा दिया और ये राजा गरुड़ ज्ञानचंद ने फिर इसको मरवा दिया। तो यह कहानी है। गरुड़ ज्ञानचंद के बाद हरिहर चंद या हरिचंद राजा बना। इसने 1 वर्ष तक शासन किया। धार्मिक राजा था, धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहता था। इसके बाद हरिहर चंद के बाद उद्यानचंद राजा बना। इसने भी 1 वर्ष तक शासन किया। यह नीलू कठायत के साथ जो हुआ, जो इसके दादा गरुड़ ज्ञानचंद ने किया, वो इसका पश्चाताप करता रहा है। इसको इसका बहुत पछतावा था कि नीलू कठायत के साथ इसके दादा ने ऐसा किया। तो 1 वर्ष तक यह मंदिर बनवाता रहा, लोगों की मदद करता रहा, बाग बगीचे, नलकूप, सारी अच्छी सुविधाएं की इसने, ताकि यह प्रायश्चित कर सके। इस कार्यों में लगा रहा। इसी क्रम में चंपावत में बालेश्वर मंदिर का इसने निर्माण किया। एटकिंसन बोलते हैं कि यह बालेश्वर मंदिर रुद्रचंद ने बनाया, लेकिन उद्यानचंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया। भद्रदत्त पांडे जी की पुस्तक में भी यही लिखा है। इसने अपना राज्य विस्तार करने के लिए चौगरखा के मांडलिक राजा को हराया और इसका राज्य अपने अधीन कर लिया। उसके बाद इसने महलयोड़ी, उच्चयूर, बिसौत के राजाओं को हराया और इनका राज्य भी अपने में शामिल कर लिया।